guys, my name is Prashant and you are watching New Indian Era NIE classes, जो कि आप सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए हमारा प्यारा सा न्यू धमाकेदार चैनल बनाया गया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ऑलरेडी यार क्लास 12th के लिए MSTCT एंट्रेंस, क्लास 11 साइंस, क्लास 12 साइंस, इन सभी के लिए करीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा ऑलरेडी है और उस चैनल के अंदर हम लोग सारा का सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा यार क्लास 10th के बच्चों के लिए भी कुछ धमाकेदार चीजें होनी चाहिए, तो हम लोगों ने एक बड़ी सी टीम बनाई है जिसके अंदर साइंस, मैथ्स, SST एंड इंग्लिश, ये आपको चारों सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब सिखाया जाएगा। समझ रहे हो? तो जिसमें से हमने सोचा कि यार क्यों ना स्टार्ट करने से पहले हम लोग SST को कैसे पढ़ना है, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, इन सब्जेक्ट्स को कैसे क्लियर करना है, उसके ऊपर पहले डिस्कशन हो जाए, है ना। और सभी सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर्स आपको मिलेंगे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, जो चाहे सेमी इंग्लिश मीडियम से रहे, चाहे वो हमारा इंग्लिश मीडियम से रहे। पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैनल वरदान साबित होने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को गाइस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे SST के अंदर 95% आप अचीव कर सकते हो एकदम धमाकेदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और यार वैसे भी टेंशन लेना है ना तो साइंस और मैथ्स का टेंशन लेना है, SST का क्या, क्योंकि आप सबके साथ हैं अनुज सर। तो बुलाते हैं अनुज सर को एंड कुछ डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसे SST में यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के अंदर हम लोग 90 से 95% इजीली ला सकते हैं बिना किसी टेंशन के। टेंशन लेना है तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश कर लो, SST का क्या है। ठीक है, तो वेलकम सर। सर आपसे बस, हाँ सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। हेलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हम लोग अपने क्लास 10th में कैसे बेस्ट एंड बेस्ट 95% मार्क्स लेकर के आ पाए। तो सर पहले की बात ऐसा है कि हम लोग सब लोग बच्चे लोग ज़्यादा साइंस में ध्यान देते हैं, मैथ्स में ध्यान देते हैं, SST कहीं ना कहीं छूट जाता है। बट एक एवरेज निकालने के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों को SST में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और वो बच्चों को जो डिफिकल्टीज फेस होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं खुद आपके साथ रहूंगा यहाँ पर। आपकी सारी प्रॉब्लम जो भी आपको फेस होगी, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो सिविक्स में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बच्चों को हेल्प आउट करेंगे बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो बच्चे अगर वो फॉलो कर लेंगे, सब बच्चे ने उसको डेली वर्क में अपने ऐड ऑन कर लिया, तो बच्चे इजीली, बहुत ही बच्चों जानो मेरी बात, बहुत ही इजीली आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। क्योंकि मैंने भी सेम मेथड अपनाया था, मैंने भी अपने क्लास 10th में सेम मेथड इंप्लीमेंट किया था और मैंने भी इजीली 95 मार्क्स, मुझे SSC में 95 मार्क्स स्कोर किया है मैंने क्लास 10th में। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे भी सेम मेथड को फॉलो करें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो सर क्या लगता है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी, जो आपकी नोट्स है, जो आपकी PYQs हैं, जो आपके पढ़ाने का जो एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा आती हैं, जो क्वेश्चनिंग का तरीका है आजकल महाराष्ट्र बोर्ड का जो 5 सालों से हुआ है, तो जो अगर बच्चों को आपने जो प्लानिंग कर रखी है, अब मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा यहाँ पर, बट जो नोट्स हैं, जो PYQs हैं और जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने सेट बनाया है जो बच्चों को आप देंगे, इतना अगर बच्चे ने सिर्फ इतना कर लिया अगर, तो क्या लगता है उसके 95 प्लस आ जाएंगे? अगर बच्चे ने डेडिकेटली उस काम को कर लिया तो 95 क्या 100 आ जाएगा बच्चे को। बट उसको स्टिक ऑन रहना पड़ेगा डे 1 से, जैसा हम बताएंगे बच्चों आपको, वो डे 1 से आपको फॉलो करना है लास्ट डे तक, आपके बोर्ड एग्जाम के दिन तक। और सेम मेथड, ज्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं, छोटा सा प्रोसेस, छोटा सा आपका इनपुट चाहिए और बट आपने उसको डेली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली गाइस आपको 95 मार्क्स इजीली आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछना था कि बच्चे मान लीजिए आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो क्या लगता है सच में SST में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं? पॉसिबल है सर? क्योंकि बहुत सारा मीथ होता है ना, लोगों को लगता है कि इंग्लिश, हिंदी और SST में ना 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता, साइंस मैथ्स में ही आता है। तो क्या ये सच है? और क्या अगर आपसे बच्चा पढ़ेगा तो गारंटी आप देते हैं कि मतलब बच्चा अगर आपका पूरा दिया हुआ कॉन्टेंट ढंग से दिल से पढ़ लिया और आपके साथ जुड़ जाता है, तो क्या वो 100 में से 100 निकाल सकता है? क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डेफिनेटली सर, मैं आपको पहले बताता हूँ कैसा होता है कि जो हमारे मेजर 3 सब्जेक्ट्स है, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया ना SST हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट मेजर्स होते हैं और बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, बच्चों को स्कूल में अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है प्रॉपर, और वही चीज़ों को हमने गैप फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट करने के हमने क्या प्लान किया है कि हम SST को भी इजी टू अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों के लिए, जिसके से बच्चा इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए, प्रॉपर डेट्स को अंडरस्टैंड कर पाए। क्रोनोलॉजी होती है हिस्ट्री में, हर एक इवेंट्स की क्रोनोलॉजी होती है, वो इवेंट्स के बाद दूसरा इवेंट ऑकर होता है। तो हम वो बच्चों को प्रॉपर क्रोनोलॉजी समझाएंगे कि बच्चा ये इवेंट कैसे हुआ था, ये इवेंट के डेट्स में कैसे क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है। और वो चीज जब बच्चा समझ जाता है तो बच्चा अपने आप ही आंसर फ्रेम करके लिख सकता है। और हमको वही चीज बच्चों से डर निकालना है। और बच्चा जब वो समझ जाएगा, ग्राफ में समझ जाएगा कि ये चीज कहाँ है ग्राफ में, तो बच्चा अंडरस्टैंडिंग करके अपने मन से भी आंसर डेडिकेटली लिख पाएगा और वही उसको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए।
क्योंकि समझी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है, राइट। तो गाइज अब जो बच्चे देखने के लिए आए हैं हाँ, तो अब उनको अपनी जो 5 स्ट्रेटजीज हैं एसएसटी में कैसे 95 लाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट, बहुत सारी चीज़ लाइक नोट्स मेकिंग होगी, बहुत कुछ अभी अपन डिस्कशन करेंगे। सब बताएंगे। तो चलो फिर उसको शुरू करते हैं। उसके पहले गाइज आप लोग को बता दूं, जितने भी क्लास 10th में आप हो ना, सब के सब इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। क्योंकि देखो हम यहाँ पर ना नोट्स है, पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। करीबन 21,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। इसमें क्लास 11th 12th एंड 10th के सभी के बच्चे आपको मिलेंगे एक साथ। ठीक है, तो अब 12वीं के बच्चों के लिए भी हम क्या कंटेंट देते हैं, 11वीं के लिए देते हैं, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं आगे की जो सर ने अपनी स्ट्रेटजीज प्लानिंग बताई है या यहाँ पर बना के लेकर के आए हैं, उसको एक बार जरा डिस्कशन करते हैं। और इस पूरे वीडियो को देखना, और अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो एक लाइक तो बनता है यार, सर के लिए लाइक तो डेफिनेटली बनता है। तो चलो यार तो चलो फिर आ जाओ, शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली सर ने आई थिंक बना रखा है कि भाई स्मार्ट स्टडी एंड स्मार्ट रिजल्ट्स। तो सर इसका क्या कहना है आपका, मतलब ये वर्ड का मीनिंग क्या है आपके लिए? बेसिकली सर ये एक छोटा सा टर्म है, बट इसके अंदर बहुत गहरी बात है कि आपको हार्ड वर्क ज्यादा नहीं करना है। जस्ट अ स्मॉल स्मार्ट वर्क आप अगर डेडिकेटली आप करते हो डेली वाइज में, डेली आपके प्रैक्टिस में, डेली टाइम टेबल में, तो वो रिजल्ट बेटर आता है आपका। तो बेसिकली हम वर्कआउट करेंगे स्मार्ट स्टडी, अ बेटर वे टू स्मार्ट योर स्टडी, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट आएगा बच्चों, चाहे वो आपका क्लास का यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो सेमिस्टर हो। हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे और उस हिसाब से आपका बेस्ट रिजल्ट ला के देंगे। ओके, ठीक है सर, तो अभी कुछ स्टार्ट करते हैं। लाइक इंट्रोडक्शन में सर आप कुछ बताना राइट, चाहेंगे राइट। बच्चों को? तो बेसिकली बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्लानिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने कुछ 5 स्ट्रैटेजीज अपने फाइंड आउट किए हैं, जो बच्चे अगर बेसिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आपको ये डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों। पहली बात तो ये है, डे 1 से इंप्लीमेंट करके आपके एग्जाम के दिन तक आपको ये बेसिकली रोज फॉलो करना है। और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, डेली एक्टिविटी में आप इंक्लूड कर सकते हो इसको, और आपको उस हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रैटेजीज 1 बाय 1 यहाँ पे फिगर आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला स्ट्रैटेजी है, वो है। सर एक क्वेश्चन करना था मुझे। लाइक जैसे कि सर अभी एसएसटी में जब भी मैं भी मेरे टाइम पे पढ़ रहा था तो हाँ, ऐसे डर लगता था कि मतलब सिर्फ अगर इतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा क्या। अभी साइंस में तो क्या होता है ना कि कितना भी पढ़ लो कहीं से भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। राइट, और मैथ्स में भी ऐसा है कि जितना आप पूरा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट कर लो तो हाँ, फिर वहां से भी हॉट्स से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ अलग एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चों को तो पता है भाई कि यहाँ बाहर से भी आता है। लेकिन क्या एसएसटी में भी बाहर से आता है या सिर्फ हमको टेक्स्ट बुक बस पढ़ लिया ना तो हमारे 95 प्लस आ जाएंगे, क्या ये फिक्स है? या फिर बच्चों को ज़्यादा एसएसटी की टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं भाई इसमें भी बाहर से कुछ भी आएगा, एक्टिविटीज़ आ जाएंगी या कुछ भी हो सकता है? क्या राइट। ये सच है या फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक और उसके एक्टिविटीज़ या पीवाईक्यू या जो आपने करवा दिया, हाँ, सिर्फ अगर बच्चे ने उतना कर लिया तो क्या उसके गारंटेड 95% आएंगे? तो ये पहली स्ट्रेटजी हमारी होगी, जरा इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सर जरूर। तो बच्चों जैसे कि सर ने सवाल पूछा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। सब बच्चों के मन में यही डाउट रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन के साथ रहते हैं कि यार यार ये कर लिया पर ये छूट गया, ये बाकी है भी, ये भी करना ज़रूरी है क्या? तो सबसे पहले हम सर के डाउट जो है, जो आपका भी डाउट हो सकता है, हम पहले उसको क्लियर आउट करते हैं। तो जो अभी हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है बच्चों, सबसे पहली बात एसएसटी का जो भी क्वेश्चन पेपर बनता है, वो आपका डेडिकेटली सिर्फ क्लास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से ही बनेगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन अभी आज के करंट हिस्ट्री सिनेरियो से नहीं आएगा यानी कि सर हमें आपको। ये एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देना है, नहीं नहीं, यानी हमें सिर्फ स्टेट बोर्ड की हमें सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो सभी बच्चों के पास होती है, चाहे वो मुंबई का बच्चा हो, चाहे महाराष्ट्र के किसी कोने के स्टेट से आया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आया हो बच्चा हो, उसको सिर्फ डेडिकेटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को ही फॉलो करना है। और इस सेम टेक्स्ट बुक को आपको फॉलो करके स्टिक ऑन रहना है। नोट्स बनाना है, आंसर लिखना है, सब कुछ डेडिकेटली टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करके लिखना है। और सर जैसे स्ट्रेटजी में आपने बनाया डेफिनेशन, नेम्स, डेट्स वगैरह, तो इन सारी चीजों को क्या करना है बताइए? सो सर बेसिकली कैसा है, हम बच्चों को सब चीज कॉन्सेप्ट डिटेलिंग में पढ़ाने वाले हैं। हम अपने लेक्चर्स में हमने मैंने प्लान किया है ऐसा कि हम जो भी लेक्चर्स बच्चों को देंगे, वो बच्चों हम सब बच्चे के लिए हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और उस एक्सप्लेनेशन में हम जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको प्रॉपर हाईलाइट करेंगे। जैसे कि कोई इवेंट ऑकर हो रहा है, उस इवेंट कब ऑकर हो रहा है, कौन से डेट को ऑकर हो रहा है, किसके वजह से, उसमें मेजर रोल किसका था, वो सब चीज़ों को, मेजर इवेंट्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे, ताकि हम लोग वो की पॉइंट की तरह अपने आंसर में इंप्लीमेंट कर पाए। तो बेसिकली हमको स्टिक ऑन रहना पड़ेगा ये प्रॉपर डेडिकेटेडली, डेट्स के लिए, नेम्स के लिए, प्रॉपर डेफिनेशन। हर एक आंसर को एक्सप्लेन करते टाइम शुरुआत में एक डेफिनेशन होती है सर। तो हम बच्चों को बताएंगे कि कौन सी डेफिनेशन लिखने पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उनकी फ्रेमिंग कैसे करनी है वो भी हम आपको बताएंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
आई थिंक नोट्स एंड टाइम। मेक नोट्स एंड हाँ, टाइमलेस। सर इसका एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि देखिए अभी हिस्ट्री में टाइमलाइंस होती हैं, राइट। तो क्या सर ये ज़रूरी है मतलब इसको याद करना चाहिए बच्चों को या राइट डाउन करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी टाइमलाइन होती है, हर चैप्टर में एक अलग ही टाइमलाइन चल रही होती है। राइट, राइट। तो क्या इन सभी टाइमलाइन्स को बच्चों को याद रखना है या लिखना है? कैसे याद करना चाहिए? एंड नोट्स कैसे बनाना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजीज़ है नोट्स बनाने की? कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है नोट्स बनाते वक़्त? तो ये सारे पॉइंट्स अगर बच्चों को आप बताएँगे तो और ठीक बढ़िया है। होगा। ठीक है बच्चों। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या कन्फ्यूज़न खाते हैं कि बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर में कोई और टाइमलाइन्स के हिसाब से डेट्स को याद करके रखा है। सेम इवेंट्स या उसके रिलेटेड इवेंट्स कुछ सेकंड चैप्टर में भी हो रहे हैं, कुछ थर्ड चैप्टर हुँ, में हो रहे हैं। बच्चे डेट्स को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सर। कन्फ्यूज़ हो जाते तो क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं तो बच्चे जब आंसर लिखने के टाइम पे आंसर लिख रहे हो एग्ज़ाम सेंटर में लिख कर के, तो बच्चा ऑलरेडी मेंटल प्रेशर में रहता है हैं। और वो मेंटल प्रेशर को झेल नहीं पाता, बच्चा किसी और का आंसर कहीं और लिख के आ जाता है। और ये कब होता है? होता है। जब वो बच्चे ने रट्टा मारा होता है। सर ऐसा मेरे साथ भी होता है। नहीं सर, ये मेजरली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो बच्चे रट्टा मार के पढ़ते हैं और एसएससी रट्टा मारने वाले वाला सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट है नहीं। ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं क्योंकि आज तक फर्स्ट टू नाइन्थ उन्होंने वही करके आए हैं। लास्ट ईयर भी नाइन्थ में बच्चे वही करते हैं मेजरली सर। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे आंसर को रट लेते हैं पूरा। एसएससी मतलब रट लो, रट लो। रट लिया मोस्टली आंसर दे। सर अभी जितने भी ट्यूशन में आप जाएँगे ना, जितने स्कूल में जाएँगे मोस्टली सारे टीचर यही कहते हैं, रट्टा मारो, एसएसटी राइट, मतलब राइट। कुछ नहीं रट लो, हाँ। है ना? बट तो सर ये बहुत बड़ा मिथ है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। रट्टा मारोगे आप, आधे घंटे तक आपको मेमोराइज़ रहेगा, उसके बाद आप सब कुछ वैनिश हो जाएगा। तो वो हम चीज़ को नहीं प्रमोट करेंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को सब कुछ अंडरस्टैंडिंग ईज़िली मिले, ताकि वो बच्चा अपने आंसर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो बेसिकली हम इसीलिए आए हैं बच्चों आपके लिए कि आप जो भी पढ़ोगे, वो समझ के पढ़ो और अपने आंसर में वो चीज़ों को पॉइंट्स को की पॉइंट्स में इम्प्लीमेंट करो। तो हम लोग यहाँ पे स्टिक ऑन रहेंगे, अपने आंसर फ्रेमिंग को लेकर के की पॉइंट्स में हम लोग हर आंसर में की पॉइंट बताएँगे बच्चों को कि कौन से की पॉइंट लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई-कोई पॉइंट्स में, कोई-कोई आंसर में, बड़े लेंथी आंसर में बच्चों सिर्फ की पॉइंट मैटर करते हैं। आपने वो की पॉइंट को इंक्लूड किया है अपने आंसर में, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नो डाउट। ठीक है? लाइक जैसे कि सर आपने अभी यहाँ पे लिख रखा है कॉज़ है, इफेक्ट्स है, चैप्टर वाइज़ शॉर्ट नोट्स है राइट, एंड जो बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में नोट्स होंगे, इनकी चार्ट्स होंगे, टाइमलाइन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें सर हम क्या देने वाले हैं बच्चों को? राइट, मतलब राइट। लाइक अपना बेसिकली बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हम आपको जो भी आंसर बताएँगे, जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स लिखते हैं हम। तो अगर आप डाइजेस्ट रेफर कर रहे हो, कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, उसमें एक प्रॉपर पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको कि ये पैराग्राफ पढ़ लो, इतना लेंथी आंसर है। तो यहाँ पर जो वीक बच्चे होते हैं, वो डिफिकल्टी फेस करते हैं। वो बच्चा क्वेश्चन का लेंथ देख के डर जाता है और वो वही सोचता है, अरे यार ये क्या है, मेरे पास मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा ऑलरेडी पहले ही डिमोटिवेट हो गया, तो वो आंसर क्या लर्न करेगा और वो कितना देर तक वो बैठ करके कर पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो सेम क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स में, पॉइंट बेस्ड आंसर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि इजीली वो बच्चा समझ पाए। और अगर एक बार बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ गया, तो बच्चा अपने वे में, अपने ओन वर्ड्स को यूज करके वो आंसर को फ्रेम कर सकता है। तो जहां बच्चे को पहले 0 मार्क्स आना था, वहां बच्चे को कुछ तो मार्क्स आ जाएगा। तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि कोई भी बच्चा 0 ना आ पाए। ठीक है? सर आपके आंसर से एक ना क्वेश्चन आया, शायद बच्चों को भी सारा क्वेश्चंस आया होगा। लाइक क्या सर बच्चा वो कहते हैं ना कि अपने से ठोक के आंसर लिख दिया, हाँ। तो क्या सर अपने से लिख देने से मार्क्स मिल जाता है? और अगर मान लीजिए बच्चा अपने से लिख रहा है, हाँ। तो एटलीस्ट अपने आंसर में किन पॉइंट्स का ध्यान रखे कि अगर खुद से भी ठोक के लिख रहा है, राइट। बट कुछ पॉइंट्स अगर लिखते हैं तो बच्चे को कुछ मार्क्स मिले, तो ऐसे वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों सबसे पहले जैसे सर का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन से मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे सामने से बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर्स के दौरान ये पूछा है, ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो हर जगह आते हैं मुझे, हर जगह सवाल पूछते हैं। पर ये स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा है, जिन बच्चों को आउट ऑफ 100 डालाना है, वो लोग को तो स्ट्रिक ऑन रहता है टेक्सचुअल कंटेंट पे, प्रॉपर फ्रेमिंग पे। बट ये किसको हेल्प आउट करता है, जो बच्चा जीरो है, जो बच्चों को कुछ नहीं आता है, वो बच्चा सिर्फ अनुज सर का लेक्चर देखा है, लेक्चर देख करके जा रहा है एग्जाम देने, तो उन बच्चों को ये हेल्प आउट करेगा। उसको जहां 0 मिलना था, वहां उसको 0 नहीं मिलेगा, 0 से प्लस ही मिलेगा। तो वहां क्या कर सकता है, वो सेम की पॉइंट्स को बस याद रखे, उसके साथ उसका थोड़ा सा इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। उसको ये पता होना जरूरी है कि कहाँ द लगाना है, कहाँ एंड लगाना है। अगर बच्चा ये तुक सीख जाएगा ना, तो बेटा तू बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ पाएगा। ये मेरी बात समझ लेना बस। ये बात तू समझ गया तो मतलब डेफिनेटली तू बहुत अच्छा करेगा बच्चा। तो अपने को बस ये पता होना चाहिए, और की पॉइंट्स के बेस पे इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए लेक्चर समझा है, तो डेफिनेटली अगर आप आंसर लिखोगे अपने ओन वर्ड्स में, तो आपको अच्छा मार्क्स अचीव होगा।
ठीक है। अब सर नेक्स्ट लाइक एक क्वेश्चन अभी आपने आई थिंक स्ट्रेटजी नंबर 3 आपने बनाई है कि लाइक प्रैक्टिस मैप वर्क। आई थिंक ये ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी होगी, है ना? तो क्या सच में सर मैप आते हैं एग्जाम में, या मैप पढ़ना बहुत जरूरी होता है? अगर मान लीजिए बच्चा मैप को नेग्लेक्ट कर देता है, नहीं पढ़ता, तो क्या उसके अच्छे मार्क्स आएंगे? और अगर मैप पढ़ता है तो क्या किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और मैप में किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? लाइक कैसे मैप से क्या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जो भी मैप के बारे में है ना सर, अब बच्चों को सब गाइड कर दीजिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, और बच्चों को पता भी चले कि हाँ मतलब हम जिस इंसान से पढ़ने वाले हैं तो कौन वो इंसान है भाई, उसकी एबिलिटी भी आप बच्चों को समझ जाएगी। ज़रूर, ज़रूर। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, वो कंप्लीट एसएसटी सब्जेक्ट को लेकर के थी। पर ये जो हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 3 है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमारे ज्योग्राफी में, मोस्टली ज्योग्राफी के पार्ट में आप लोग पूरे 10th स्टैंडर्ड में इंडिया वर्सेस ब्राज़ील खेलने वाले हो। पूरा इंडिया वर्सेस ब्राज़ील का मैच जैसे होता है, वैसे आपको सिर्फ कंपैरिजन है, कॉजेज़ निकालना है, और सिर्फ हर एक पॉइंट पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, वो मैप्स में फाइंड आउट करके लोकेट करना है। तो ज्योग्राफी में बच्चों क्या होता है ना, बेसिकली अपने को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे ग्राफ का, मैप्स का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन वाइज़ कौन से चीज़ें कहाँ पर एलोकेटेड है, हाइलैंड्स कहाँ पर है, ग्रेट एस्कार्पमेंट कहाँ पर है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड के तरीके से पूछा जाता है। तो आपको इंडिया का मैप दिया रहेगा, ब्राज़ील का मैप दिया रहेगा, आपको वो लोकेट करना पड़ता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3, 4 में जितने भी मैप्स हैं, आपको थॉरोली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, जो कि हेल्प आउट करेगा आपको ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये सर बच्चे लोग बहुत चीज़ अच्छा नहीं, मतलब नहीं करते। बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं मैप्स को। बच्चों को सिर्फ़ कंटेंट पता होता है, बच्चे सिर्फ़ आंसर लर्न करना जानते हैं, और जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो छोड़ देते हैं, और पेपर में वही आता है, और बच्चे वहाँ फँस वैसे जाते हैं। सर एक क्वेश्चन था, मतलब कितने मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन आता होगा ज्योग्राफी में? अराउंड सर 6 टू 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है मैथ्स में, जो कि ज्योग्राफी में बच्चों को हेल्प आउट करता है। तो ये 6 टू 8 मार्क्स इज़िली मिलता है बच्चों, बहुत ही, आपको ऐसे मतलब ना चॉकलेट लाके कोई दे दिया है, इतना इज़िली मिलता है। खाली और आपको वो बस, चॉकलेट आपको इसी चैनल में मिलेगा, ये हाँ, ध्यान रखना। ध्यान रखना बच्चों। हाँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टडी की तरफ चलते हैं, स्ट्रेटजी नंबर 4। एंड इसमें क्या है ना सर, आपने लिख रखा है आई थिंक पीवाईक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो जेन्युइन है और हर बच्चे के मन में होगा, मैं गारंटीड बोलता हूँ, अब ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलते मुझे, ठीक है? तो तो एक क्वेश्चन ये कि क्या सर अगर 5 साल का पूरा पीवाईक्यू हमने पढ़ लिया तो क्या हमको 90 प्लस आ जाएगा? सिर्फ पीवाईक्यू, मतलब 5 साल के बोर्ड के पेपर निकाला और पूरे उसके क्वेश्चन के आंसर याद कर लिया और कुछ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ूंगा। 5 साल के पीवाईक्यू पढ़ लिया उठा के, और कॉलेज वॉलेज स्कूल कुछ नहीं जाना है, ना ट्यूशन जाना है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लिया, अब मुझे क्या एसएसटी में 90 आ जाएगा? डेफिनेटली सर, 90 तो नहीं, पर लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू में बेसिकली क्या होता है ना बच्चों, हर ईयर का अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, अच्छे मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको पीवाईक्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। आप क्वेश्चन के मतलब फ्रेमिंग कैसे होती है, क्वेश्चन पेपर बनता है जब क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे है, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, कौन से क्वेश्चन को कितना वेटेज दिया है, वो सब आपको पीवाईक्यू देख के बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा। और जब वो हो जाएगा तो बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर बनता है कैसे है, और आप 5 ईयर्स का पेपर सॉल्व करके आपको खुद एक हैबिट हो जाएगी। आप अपने आप को चैलेंज दे सकते हो कि मेरे को ये साल का पेपर सॉल्व करना है। एक टाइम बाउंड करके बच्चा प्रैक्टिस करेगा सर, तो डेफिनिटली उसको हेल्प आउट करेगा। और ये पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको बेसिकली बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं बच्चों। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा पीवाईक्यू लास्ट में ज़रूर सॉल्व करना। 5 ईयर्स के तो डेफिनिटली उठा लो, 2 साल मतलब करना ही है आपको, कैसे भी करना है। लाइक विदाउट पीवाईक्यू बच्चों को पता ही नहीं चलेगा सर कि कुछ, हाँ बच्चा पढ़ रहा है लेकिन उस पढ़े हुए चीज से क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, बच्चों को यही नहीं मालूम पड़ेगा, है ना? तो राइट, वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ, साइंस के अंदर ना मतलब पीवाईक्यू तो मोस्टली पढ़ना ही है भाई। साइंस में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये रियल टाइम बोर्ड का पेपर बिना सॉल्व किए आपको कैसे आएगा? तो सर अपन ने तो ऑफलाइन में ऑलरेडी बुक खरीदवा दिया है सभी लोगों को अपने ऑफलाइन सेंटर में कि भाई 15 अप्रैल से 10th शुरू किया, पहले पीवाईक्यू 5 साल का विद सॉल्यूशन सातों सब्जेक्ट का खरीदो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सबका। ठीक है, तो बच्चों ने खरीद लिया और पढ़ भी रहे हैं। आप सब भी खरीद लो, कोई भी अमेजोन से कहीं से भी मंगा लो पीवाईक्यू की कोई भी बुक। अगर आपको चाहिए पीवाईक्यू की बुक के ऊपर तो वीडियो बना देंगे, और वैसे ही हम लोग खुद आपको पीवाईक्यू देंगे, तो पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना सर? आई थिंक हम लोग पूरे साल भर में नवंबर दिसंबर तक या उसके पहले हम जरूर देंगे इनको, पूरे ये 5 बच्चों को बहुत ही हेल्प आउट होता है पीवाईक्यू, और हमारे तरीके से हम लोग ने प्लान आउट किया है उसको, जो को आपको बहुत ही डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी 5। अब हम लोग सर यहाँ पे सबसे आई थिंक आपकी लास्ट स्ट्रेटजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, आंसर राइटिंग। अब चलो बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में इंपॉर्टेंटली, कि एग्जैक्टली सर बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ ले, आपने कहा उसको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती, चलिए मान लीजिए इंग्लिश उसने थोड़ा बहुत इज एम आर वॉज देयर लगाना सीख लिया। अब ना टॉपर हो, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, एसएसटी में आई थिंक अगर वो लिख नहीं पाएगा ना अच्छे से, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि बस पैराग्राफ जैसे छाप देते हैं, कुछ होते हैं जो व्यवस्थित पॉइंट वाइज लिखते हैं।
तो कौन सा जो लिखने का पैटर्न होगा वो कौन सा अच्छा होगा, एंड आंसर राइटिंग करते वक्त टीचर की नज़रों में क्या ऐसे दिखाना है जिससे कि टीचर को समझे कि हाँ भाई इसको मार्क्स देना है। एग्जैक्टली जैसे कि हमें सिखाया गया था कि भाई पॉइंट कर दो, अंडरलाइन कर दो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या कुछ की पॉइंट्स जो आपने हाँ, बताए थे। हाँ। तो क्या ये सब करना चाहिए, और एग्जैक्टली आपकी क्या स्ट्रेटजी है आंसर राइटिंग में? ओके। आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए बच्चों को, और क्या ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ भी लिख दो, हैंड राइटिंग वगैरह खराब कर दो तो तो थोड़ा सा इस पे जरा बताइए। तो डेफिनेटली बच्चों, सबसे पहले जो आपको जिस हिसाब से मार्क्स मिलने वाला है, हम्म, वो मार्क्स मिलने का मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप लोग पेपर में लिख क्या रहे हो और लिख कैसे रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहले जो भी आपने क्वेश्चन आपको पूछा गया, वो क्वेश्चन को प्रॉपर समझो कि पूछा क्या गया है। आपको पूछा गया ये काम हुआ कैसे, आपने लिख कर गया, ये कैसे किया आपने। सर तो वो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ना, हाँ, क्वेश्चन कुछ रहता है आंसर किसी और आंसर का लिख कुछ और। देते हैं। बच्चों क्या है, कुछ भी जो कॉन्टेक्स्ट में समझा बच्चों को, हाँ हाँ उस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में जो भी पता है सब डाल देते हैं सब कि डाल आंसर देते में। हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का रिक्वायर्ड आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला बात ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन के आंसर्स को पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट में हर एक इवेंट को कैप्चर करना है। कोई भी इवेंट छूटे ना। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो मिनिमम आपको उस क्वेश्चन के लिए 6 पॉइंट्स लिखना जरूरी है। तभी आप एलिजिबल हो पूरा कंप्लीट मार्क्स पाने के लिए। अगर आपने 6 पॉइंट नहीं लिखा, आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख करके आ गए, आपको लगा मैंने सब लिख के आया हूँ, तो आप एलिजिबल नहीं हो, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। आप लोग इस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 नहीं स्कोर कर पाओगे। आपको मिनिमम 6 पॉइंट लिखना है। फॉर बेटर रिजल्ट आप 8 पॉइंट 10 पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली तो ये वैसे जरूरी है। लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है, इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन सारी चीजें, हाँ, डायग्राम्स को कैसे मेंशन करना राइट चाहिए, राइट। इनके ऊपर भी अगर थोड़ा बच्चों ज़रूर, ज़रूर। तो स बच्चों बेसिकली ये डायग्राम्स और जो ये सब पॉइंट्स हैं ना, जो आपको एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताया है, ये आप ध्यान से देख लोगे, तो ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगा ज्योग्राफी के पार्ट में। अगर आप ज्योग्राफी में कोई पर्टिकुलर रीज़न को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो प्रॉपर आंसर के साथ एक स्टेंसिल ड्रॉ कर लो। स्टेंसिल ड्रॉ करके आप अपने आप बता सकते हो कि ये किस रीजन के बारे में आंसर लिख रहा हूँ। जैसे इंडिया के हाइलैंड्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब अबाउट इंडियन हाइलैंड्स, आपने हाइलैंड्स को इंट्रोडक्शन दे दिया, आंसर लिख लिया, प्रॉपर रिक्वायर्ड पॉइंट्स दे दिया। अब एक ऐड ऑन चीज़ क्या कर सकते हो आप, एक इंडिया का स्टेंसिल लेकर के इंडिया का हाईलैंड रहता कहाँ पर है, वो मैप में दिखता कैसे, आप वो एक ऐड ऑन करके ड्रॉ कर दो। डेफिनेटली आपका एक पेपर स्टैंड आउट करेगा बाकी सब बच्चों से अलग, जो टीचर को अच्छा लगेगा, और टीचर उसी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 देगा, क्योंकि टीचर खुद चाहती है मैं किसी को 100 आउट ऑफ 100 ना दे पाऊँ। आपको जरूर 1-2 मार्क्स काटेगी, पर अगर आपने ये मेथड इंप्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली बाकी सब बच्चों से आपका पेपर एक अलग स्टैंड करेगा, और टीचर आपको मजबूर हो जाएगी 100 आउट ऑफ 100 देने के लिए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट की सर एक बार बात कर लेता हूँ। ये जो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन है बच्चों, कैसे होता है, हर एक आंसर में ये 3 चीज रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसका इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर इंट्रो, फिर उस कॉन्टेक्स्ट का बॉडी जो डिस्क्राइब करेगा आपके इवेंट्स के बारे में, और लास्ट में वो इवेंट से हुआ क्या। ये तीनों चीज आपको डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे इंट्रो हो, बॉडी हो, कंक्लूजन हो। हर एक डेफिनेशन, हर एक शॉर्ट नोट्स में ये रिक्वायर्ड होती है। शॉर्ट नोट जो भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें ये डेफिनेटली आपको देना पड़ेगा, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। वैसे सर क्या बच्चों को इंडिया का मैप बनाने डायरेक्टली आना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि वो अगर जरूरत पड़ती है आंसर राइटिंग में? सर अगर बनाने आता है वेल एंड गुड, तो अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट आपको मैप्स प्रोवाइड करती है। अच्छा, बट एक इंडिया का ना स्टेंसिल आता है सर, वो ना बच्चे स्टेशनरी से बाय कर सकते हैं। जाहिर सी वो पेपर में अलाउड है? पेपर में अलाउड है, बच्चे कर सकते हैं। और वो करने से क्या होता है, जब भी आप आंसर लिखते हो तो आप उसको फ्रेमिंग करके यूज कर सकते हो। स्टेंसिल सिर्फ ज्योग्राफी में आपको यूज करना है, और डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। तो गाइस मोस्टली अब हम लोगों ने पांचों स्ट्रेटजीज आपको अच्छे से बता दी है, एंड हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर करे, लाइक आंसर राइटिंग कैसे करनी है, पीवाईक्यूज पढ़ना है, टेक्स्ट बुक का कितना इस्तेमाल करना है, और ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने आपको आज डिस्कशन करी। तो यार एसएसटी के अंदर अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग ना आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स, लाइक पूरे एसएसटी एंड ज्योग्राफी का हैंड रिटन प्रॉपर आप लोगों को नोट्स विद डायग्राम्स, डेफिनेशंस, मैप्स, एक्टिविटीज, सब चीज़ें आपको उसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी। एवरीथिंग, मतलब जो भी आपको चाहिए भाई 10th में, वो सारी चीज़ें। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि लाइक सबसे इंपॉर्टेंटली लाइक आपको कैसे पढ़ना है वो तो हम बता ही रहे हैं, और हम लोग एकदम जीरो से आपको लेकर जाएंगे, मतलब लाइन टू लाइन हर एक चीज़ें आपको एसएसटी ज्योग्राफी में सिखाई जाएगी। तो अब बहुत ही जल्दी शुरू करा जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, लाइक उसको अगस्त से पढ़ाई करना शुरू करना है। अब अगस्त महीना आ गया, अब उसको पूरे फरवरी में उसका एग्जाम्स होगा, है ना, अभी करीबन उसके बाद 6-7 महीने आई थिंक सर बचे हुए हैं। तो 6-7 महीने में कैसे उसको कवर करना है, तो इस चैनल के अंदर साइंस, एसएसटी, मैथ्स और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आप लोगों को सिखाए जाएंगे, है ना। अब जल्दी शुरू होगा, संडे के दिन हम लोग अपनी एक बैच लॉन्च करेंगे, और उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आपको इस चैनल के अंदर सिखाया जाएगा, कुछ भी कॉस्ट उसकी नहीं होगी। ठीक है, बस आपको लाइव लेक्चर देखना है, और आपके 10th में 90% फिक्स।
क्योंकि यार देखो, पढ़ाने का तरीका होता है। कुछ लोग गधे मजूरी जैसा काम करवाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, उससे मार्क्स नहीं बनता। स्मार्ट तरीका होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो ना, मतलब जो बता दिया वहीं से आएगा, ये कंफर्म। इस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों आपको यहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि भाई एनालिसिस होती है। अभी पिछले साल क्लास 12th में सर हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री में बता दिया था, वही 52 मार्क्स का, 70 में से 55 से 52 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फंसे क्लास 12th में। तो क्लास 10 तो हमारे लिए चिंदी है यार, मतलब जो बता देंगे वहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे। तो स्टिक रहो एक टीचर से, एक ही अपने चैनल के साथ, एंड पढ़ते रहो धमाकेदार तरीके से। अभी एसएसटी तो अनुज सर ले ही रहे, साइंस मैं लूंगा, मैथ्स के लिए गौरव सर हैं, एंड देन अपनी इंग्लिश सबसे बेस्ट टीचर जो क्लास 12th के लिए इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो टीचर आपको 10th में मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट में बताओ कि कितने एक्साइटेड हो आप संडे के लिए, क्योंकि भाई लॉन्च होने वाली है धमाकेदार बैच, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेक्चर, प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से सारे लेक्चर्स होंगे, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हम आपको इस चैनल के अंदर बताएंगे। आपको पूरे साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की, इंग्लिश की नोट्स मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आपको बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई कहीं पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों को ना साइंस की जो मेरी बनाई हुई नोट्स दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे भैया इस नोट्स को तो लोग प्रीमियम बेच रहे हैं पैसों में, है ना सर? तो हम लोग बच्चों के लिए हम मतलब लोग जो बच्चों के लिए फ्री ऑफ बिल्कुल। कॉस्ट ऑल ओवर महाराष्ट्र हम बच्चों को देने वाले हैं। तो बिल्कुल। बच्चों मैं तो ये बोलूंगा आपको नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, चाहे वो बिल्कुल। साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, मैथ्स का भी आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके हम बताएंगे। जो आपको हार्ट्स का सब मिला या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो सब हम ईच वन एंड वन सॉल्व करा के देंगे सर। क्या राइट बात सर? बिल्कुल बिल्कुल कर, अच्छा, बच्चों को नहीं ऑब्वियसली लेना है ये। हमने जो सोचा है वही करना वो है। तो करना ही करना है हाँ, बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, अब चलते हैं। ये सारी स्ट्रेटजीज और जो सर ने आपको बताई है वो आपको फॉलो करनी है, एंड इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड संडे के दिन लॉन्चिंग में जरूर आप सबको आना है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सारे दोस्तों को इसको जरूर शेयर करना। ठीक है, सो एक बार थैंक यू सर आपकी तरफ से बोल दीजिए, ओके, एंड चलते हैं। थैंक यू बच्चे लोग। सिर्फ याद रखना हमें ये स्ट्रैटेजीज फर्स्ट डे से फॉलो करना है लास्ट डे तक, और साथ में बने रहेंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे सब लोग। ईच एंड एवरी डे जब भी लेक्चर होगा डेडिकेटली आप लोग लेक्चर ज्वाइन करोगे, आपके डाउट्स पूछेंगे, और हम डेफिनेटली आपको उस डाउट को सॉल्व करके देंगे, और डेफिनेटली साथ में मिल करके एक माइलस्टोन खड़ा करेंगे। ठीक है सर? डेफिनेटली। डेफिनेटली। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को, एंड थैंक्स अ लॉट। एक मतलब कितने एक्साइटेड हो यार, एक कमेंट तो बनता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।